देखिए, शुभ समाचार में बात आज उस चारधाम की उस शुभ यात्रा की हम करने जा रहे हैं जिसके श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। चारधाम यात्रा की शुभारंभ की तारीख जो है वो आ चुकी है। देखिए, 24 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं तो 27 अप्रैल को बाबा बद्रीनाथ के दर्शन का मौका भक्तों को मिलने जा रहा है। इसी के साथ आज से यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन यात्रा को सुगम और भव्य बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। आज भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कैसे संख्या बढ़ाई जाए? पिछले साल श्रद्धालुओं के अपार उत्साह को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो बद्रीधाम में रोजाना 18,000 श्रद्धालु जो है दर्शन कर सकेंगे। वहीं केदारनाथ में रोजाना जाने वाले श्रद्धालु जो हैं उनकी संख्या बढ़कर 15,000 हो जाएगी। चारधाम यात्रा की शुरुआत में अभी महीने भर से ज्यादा का वक्त है, लेकिन प्रशासन और मंदिर समिति अभी से इसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं और इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की जुटने के भरोसे के साथ ये तैयारियां समय से पहले पूरा करने की भी तमाम कोशिशें जारी हैं। केदारनाथ, वो धाम जिसने कुदरत का रौद्र रूप देखा और अब जिसका सौम्य रूप बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के श्रद्धा के आध्यात्मिक केंद्रों में से एक केदारनाथ धाम को अब श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसके लिए अब कुंड से गुप्तकाशी तक सड़क का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 99 करोड़ आनी है। 9 किलोमीटर के सफर में अब श्रद्धालुओं का जोश ठंडा नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इससे लगे 2 गांवों की सुरक्षा पुख्ता की जाएगी। इलाके की विधायक का कहना है कि केदारनाथ आपदा के बाद जोशीमठ के संकट को देखते हुए ये काम निहायत जरूरी है। इसके अलावा बद्री केदार मंदिर समिति की बैठक हुई, जिसमें ये माना जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यात्रा करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड तो पिछली यात्रा में भी कई बने, लेकिन इस बार का अंदाजा पिछली बार की भीड़ से ज्यादा लगाया जा रहा है। यही वजह है कि मंदिर समिति श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई कोताही नहीं रखना चाहती। इस बार भी हमारा अनुमान है, जैसे हमको सूचना मिल रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो उस समय जब भारी भीड़ धामों में रहेगी, उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का हम निरंतर आकलन कर रहे हैं और उस अनुरूप अपनी जो कार्य योजना है उसको तैयार कर रहे हैं। दोनों मंदिरों के कपाट खोलने की तारीख सामने आ चुकी है। केदारनाथ के कपाट जहां 25 अप्रैल को खुलेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। कोशिश है कि इस बार टोकन व्यवस्था लागू की जाए, ताकि घंटे भर में 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा सके। इसके लिए प्रशासन भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है और 15 अप्रैल तक सभी काम पूरे करने की जुगत में लगा है। सबसे रिलेटेड हमारे काफ़ी काम आगे बढ़ चुके हैं और हमारे अब क्योंकि तिथि भी निर्धारित हो चुकी है, तो अब हम टाइम बाउंड बेसिस पे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मार्च एंड तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण हो जाए और जो बचे कुछ काम अगर कुछ बचते हैं तो वो 15 अप्रैल तक खत्म करके हम लोग एक लास्ट चेकिंग कर लें 15 अप्रैल के बाद, ताकि कोई भी यात्री को असुविधा ना हो। जोशीमठ संकट को देखते हुए ऐसी शंकाएं भी थी कि प्रशासन यहाँ किसी को शायद ही रुकने दे, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि व्यवस्था होने पर श्रद्धालुओं को यहाँ भी रुकने का मौका दिया जाएगा। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जैसे कि आपने देखा, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है और अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको registration@touristcare.uk.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप रजिस्टर या फिर लॉगिन पर जाकर अपना नाम, फोन नंबर समेत अन्य जानकारियां देकर अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर आप 833833 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर यात्रा मैसेज करना होगा। इसके बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, जिनका जवाब देते हुए आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 01351364 पर भी आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं।
कुछ और खबर की बात हो जाए। देखिए, गोरखपुर के सबसे मशहूर गीता प्रेस से अब नेपाल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात जो है श्रीमद् भगवत पुराण की होगी, जो नेपाली भाषा में छपने वाली है। 2 खंडों में छपने वाली इस किताब के पहले खंड की छपाई जो है चैत्र रामनवमी से शुरू होगी। इसके साथ ही कई और किताबें हैं जिनकी नेपाली भाषा में छपने की अब तैयारी हो चुकी है। गोरखपुर का ये वो ठिकाना है जो दुनिया को अलौकिक ज्ञान से रूबरू करवा रहा है, वो भी मामूली कीमत पर। गीता प्रेस में छपी धार्मिक पुस्तकें अपनी अलग पहचान रखती हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। वैसे गीता प्रेस में सिर्फ हिंदी की धार्मिक पुस्तकें नहीं छपती, बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं में भी किताबें छपकर देश के कोने कोने तक पहुंचती हैं। लेकिन अब इसमें नया प्रयोग हो रहा है जो इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण माना जाएगा। जी हां, गीता प्रेस में अब नेपाली भाषा में किताब छापने की तैयारी हो रही है। वैसे भारत और नेपाल का रिश्ता कितना करीबी है ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नेपाल और गोरखपुर का रिश्ता गोरखनाथ मंदिर की वजह से विशेष महत्व रखता है। नेपाल के तमाम लोग यहाँ गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले नेपाल के लोगों को भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बताने के लिए श्रीमद् भागवत गीता पुराण को नेपाली भाषा में छापने की तैयारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले 50 धार्मिक किताबें नेपाली भाषा में छापी जा चुकी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता पुराण पहली बार छापा जाएगा। बात का काम चल रहा है, वो देवी भागवत का भी चल रहा है। पुराणों की एक सीरीज वहां से प्रकाशित करने की योजना बनी हुई है। वहां जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं संस्कृत श्लोक के साथ नेपाली अनुवाद हो, तो भागवत भी जो हम प्रकाशित कर रहे हैं ये संस्कृत श्लोक और उसका नेपाली अनुवाद रहेगा। पुस्तक का नेपाली भाषा में अनुवाद शिव गोपाल रिशाल ने किया है। मुख्य पृष्ठ पर छपने वाली तस्वीर का प्रिंट भी सर्वसम्मति से तैयार किया गया है। अप्रैल महीने में चैत्र रामनवमी से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा। गोरखपुर से रवि गुप्ता, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ताज महोत्सव की कर लेते हैं। अगर आप ताज का दीदार करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये समय ताज नगरी जाने के लिए सबसे सही समय है। इन दिनों आगरा में ताज महोत्सव चल रहा है। यहाँ पहुंचकर आप कई तरह की एक्टिविटीज, स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। और खास ये है कि महोत्सव के लिए शिल्पग्राम में जबरदस्त सजावट की गई है। शिल्पग्राम में देश भर के शिल्पी शिल्पकला का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस बार ताज महोत्सव में करीब 250 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। और अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस 10 दिवसीय महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। इस फेस्ट में देश की संस्कृति, शिल्प और कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए खास डांस और संगीत परफॉर्मेंस का भी आयोजन किया गया है। अगर आप ताज महोत्सव में शामिल होने के लिए शिल्पग्राम जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको एंट्री टिकट लेनी होगी। ताज महोत्सव का एंट्री टिकट 50 रुपए का है और बच्चों के लिए 5 साल तक छूट है, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है, यानी कि उनकी एंट्री फ्री रहेगी। तो बात तुर्की की हो जाए। देखिए, जहां आफत अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तुर्की सोमवार रात करीब 8:30 बजे एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गया। हालांकि इस बार जो है भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 आंकी गई और लगभग 10 सेकंड्स तक झटके महसूस किए जाते रहे। भूकंप के ताजा झटकों ने एक बार फिर से तुर्की के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। तुर्की में एक तरफ भूकंप का खौफ है तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने और उसे दोबारा पटरी पर लौटाने की जद्दोजहद जो है लगातार जारी है। लगभग 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा तुर्की में आए भूकंप में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी और हताय राज्यों में यहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। अब अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि इन 2 इलाकों को छोड़कर भूकंप की आपदा झेल चुके दूसरे शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत
तुर्की गई एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी वापस लौट आई है। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के उन जवानों से खास मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और जमकर उनकी तारीफ की, क्योंकि जब भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई इमरजेंसी आती है, कोई ऐसा नजारा देखने को मिलता है, तो हिंदुस्तान सबसे पहले बढ़ चढ़कर आगे आता है। तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों को जिंदगी का वरदान देकर एनडीआरएफ के देवदूत भारत लौट चुके हैं। उधर पीएम मोदी ने मानवता की सेवा कर भारत लौटे एनडीआरएफ के देवदूतों से मुलाकात की और उनकी दिल खोलकर तारीफ की। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्रवानों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है, यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हिंदुस्तान ने वसुधैव कुटुंबकम के जिस दर्शन का विराट परिचय दिया, उससे दोनों मुल्क भाव विभोर हैं। 6 फरवरी को सुबह भूकंप आने के 24 घंटे के भीतर हिंदुस्तान ने राहत सामग्री और मेडिकल फैसिलिटी के साथ एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी। करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। तुर्की और सीरिया में आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए दुनिया भर से रेस्क्यू टीमें पहुंची थी, लेकिन एनडीआरएफ और दूसरे देशों की रेस्क्यू टीमों में बुनियादी फर्क था। हिंदुस्तान के बचावकर्मी सेवा भवंतु सुखिना और परोपकार पुण्याय के सनातन दर्शन की भावना से लबरेज थे। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी। मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। दुनिया भर की रेस्क्यू टीमें तुर्की और सीरिया पहुंची थी, लेकिन एनडीआरएफ के फरिश्ते रेस्क्यू टीम के तौर पर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर, मित्र बनकर संकट में फंसे लोगों के बीच पहुंचे। इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। संकट की किसी घड़ी में, चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो या फिर भूकंप जैसी आपदा, जैसे ही एनडीआरएफ की वर्दी में आप और आपके साथी फील्ड पर पहुंचते हैं, लोगों की उम्मीद लौट आती है, विश्वास लौट आता है। ये अपने आप में
बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुर्की और सीरिया में एनडीआरएफ और सेना के फरिश्ते खाली हाथ नहीं गए थे। आपदाग्रस्त लोगों के लिए खाने पीने के सामान, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ ड्रिल मशीन, कटर और दूसरी प्रोफेशनल मशीनरी साथ ले गए थे। लिहाजा वहां पहुंचने के बाद उन्हें राहत कार्य शुरू करने के लिए किसी पर निर्भरता की जरूरत नहीं पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहत और बचाव के काम के लिए तुर्की गए भारतीय राहत दल की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लोगों का दिल छू लिया। ऐसी एक तस्वीर थी लेडी डॉक्टर वीना तिवारी की, जिनके गले से लगी तुर्की की लड़की की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई। इनका जिक्र भी पीएम मोदी ने बातचीत में किया। जैसे इस बार हमारी बेटियां गई, पहली बार गई, और मेरे पास जितनी खबर है, इन बेटियों की मौजूदगी ने भी वहां के नारी जगत के अंदर एक और विश्वास पैदा किया। वो खुल करके अपनी शिकायतें बता पाई, अपना दर्द बता पाई। अब पहले कभी कोई सोचना नहीं था कि भाई इतना बड़ा कठिन काम है, इन बेटियों को क्यों परेशान करें, लेकिन इस बार निर्णय किया गया और हमारी बेटियां, भले संख्या हमारी सीमित लेके गए थे, लेकिन वहां पर नाता जोड़ने में हमारा ये इनिशिएटिव बहुत काम आया है। बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। दिल्ली में भले ही सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही हों और दिन में गर्मी लग रही हो, लेकिन गुजरात में गर्मी का असर जो है वो दिखने लग गया है। फरवरी के महीने में ही यहां गर्मी का जो एहसास है वो हो चला है। तेज धूप के चलते लोगों ने सावधानियां भी बरतना अब शुरू कर दी हैं। एक तरफ देखिए चिलचिलाती धूप है, तो दूसरी तरफ राहत देने के लिए ठंडे पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी और तमाम जो शिकंजियां हैं वो सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। लोगों को चिंता यही है कि अभी से गर्मी का ये आलम है तो आगे क्या होगा। इस बार मई जून तक कितनी प्रचंड गर्मी होगी, इस बात का एहसास लोगों को अभी से हो चला है और इसका प्रिकॉशंस अभी से शुरू हो गए। सब देख ही रहे हैं कि इतनी सारी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए सब घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अभी कॉलेज भी आना पड़ता है तो उसके लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, लेकिन क्या अभी से इतनी गर्मी हो रही तो पता नहीं आगे जाके कितनी गर्मी होगी। और मुझे तो नहीं लगता कि हम आगे जाके कॉलेज में स्टडी करने आ सकेंगे, क्योंकि अभी इतनी गर्मी लग रही है कि आने का मन ही नहीं करता कि हम आए और स्टडी करें। गर्मी की शुरुआत है पर 2-3 से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हमें सबसे पहले तो घर से बाहर जब भी हम निकले तो पूरी बॉडी पे सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। और जैसे भी हम निकल रहे, गाड़ी से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो फेस पे मास्क बांधना जरूरी है। हालांकि मौसम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये जो स्थिति है ज्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि समुद्री हवाएं चलने के अगले 2-3 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने की भी आशंका है। आने वाले 4-5 दिन में हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल हो जाएंगे 2 से 3 डिग्री। अभी कल भी देखा जाए सौराष्ट्र में जैसे 2-3 जगह पे 39 हो गया था, लाइक राजकोट में 39 के आसपास गया था, कंडला एयरपोर्ट में 38 के आसपास गया था टेम्परेचर, बट वहाँ पे हीटवेव क्राइटेरिया नहीं हो गया, मतलब जो 40 डिग्री जस्ट नहीं हो गया और इनलैंड एरिया था। और रह गया अभी ट्रेंड की बात है, क्योंकि अभी जो विंड था हमारा नॉर्थर्ली विंड था, अभी वो वेस्टर्ली हो रहा है, मतलब वो समुद्र की तरफ से आ रहा है, तो मॉइस्चर आना शुरू हो गया। इसलिए सभी जगह पे हम अगले आने वाले 4 दिन में टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर फॉल का चांस बहुत है। तो देखिए वहीं मैदानी इलाके से बिल्कुल उलट मौसम फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर पिछले 1 हफ्ते से तप रहे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन जो है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम सक्रिय होने के चलते हिमाचल में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय हो जाने के चलते राजधानी शिमला में बादल छाए हुए हैं, तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और अगले 2 दिनों तक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की पूरी उम्मीद है। ट्वेंटियथ के आसपास पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा था, अभी अप्रोच किए हैं, आप देख रहे हैं क्लाउड्स भी हैं और आज
रात तक या इवनिंग में चांस है कि ऊपरी क्षेत्र के जिले चंबा, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, इन इलाकों में संभावना है कि ऊपर के एरियाज में बर्फबारी, और नीचे प्लेन्स में भी है एक दो जगह पे जो है बारिश और हल्की बारिश और उसका संभावना है विंड का। लेकिन नीचे के जो ज्यादातर एरियाज है वहाँ क्लाउड्स ज्यादा रहने की संभावना। चलिए अब आपको भटिंडा लिए चलते हैं, जहां शहर के एक शिक्षक ने झुग्गी में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए शहर में 6 एजुकेशन सेंटर खोले गए हैं, जिसमें एक सेंटर फुटपाथ पर है। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के साथ फ्री में किताबें और कॉपी भी दी जाती है, जिससे बच्चे काफी ज्यादा खुश हैं। सबसे छोटा सहायता का दसो केड़ा हाथ खड़े करने हैं। सबसे छोटा सैकड़ा दसो की है। एक कदम बचपन की, इसी संकल्प के साथ 2 दशक पहले जिस अभियान की शुरुआत भटिंडा से हुई थी, वहां ना तो बच्चों में कुछ सीखने की ललक थी, ना ही अभिभावकों को अपने नौनिहालों की शिक्षा की चिंता थी। झुग्गियों में रहने वाले ये बच्चे ना तो ये किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं और ना ही प्राइवेट स्कूल में ये दाखिला ले पाए हैं, लेकिन फुटपाथ वाली पाठशाला का हिस्सा बनकर अब ये किसी से कम नहीं है। ये है केवल कृष्ण सर और ये है उनकी फुटपाथ वाली पाठशाला, जहां फ्लाईओवर के नीचे बच्चों की पाठशाला लगी है। वाहनों के शोर से घिरे इस पाठशाला में बच्चे पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मुहिम से जुड़ी मैडम भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं। हर बच्चे को शिक्षा का हक है। इसी नेक सोच के साथ शिक्षक कृष्ण ने गरीब और बेसहारा बच्चों को शिक्षित करने का मन बना लिया। पिछले 2 दशक से कृष्ण सर की ये मुफ्त शिक्षा वाली पाठशाला अनवरत जारी है। इस फ्लाईओवर के नीचे रोजाना बच्चों की ये पाठशाला लगती है, जहां बच्चों को फ्री में कॉपी किताब और पेंसिलें दी जाती हैं, वो भी किसी सरकारी मदद के बगैर। सर ऐसे हम पंजाब में बठिंडा शहर में जो बच्चे जिन बच्चों का बचपन खत्म हो चुका है, सड़क पे घूम रहे हैं बच्चे, या घरों के माड़े हालातों के कारण बच्चों का पढ़ाई से नाता टूट चुका है, नहीं पढ़ पा रहे, उन बच्चों के लिए हम पिछले 22-23 साल से बठिंडा शहर में बच्चों की पढ़ाई के लिए कार्य कर रहे हैं। क्लासरूम में बैठे इन बच्चों को भी शिक्षक कृष्ण मुफ्त में पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे न सिर्फ गणित और इंग्लिश में दक्ष हो रहे हैं, बल्कि पैसों की किल्लत के चलते न पढ़ पाने की इनकी समस्या भी दूर हो रही है, जिसकी खुशी इन बच्चों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। इस वक्त हमारे 6 सेंटर चल रहे हैं अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में, और तकरीबन 400 के करीब बच्चे हैं जो हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, और सारा सामान बच्चों की पढ़ाई का, फीसें, किताबें का सारा सामान बच्चों को दिया जाता है। फाइनेंशियली सपोर्ट है वो शहर से दानी सज्जन है जो हमसे जुड़े हुए, वो हमें सारा फंड मुहैया करवाते हैं। बच्चों की किताबों का पे जितने भी हमारे सामान की जरूरत होती है वो सारा शहर के लोगों से हमें मिलता है। शिक्षक कृष्ण ने लोगों के सहयोग से एक संस्था बनाई है। शहर में ऐसे 6 सेंटर हैं जहां गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भरपूर ख्याल रखा जाता है। तकरीबन 400 बच्चों को मुफ्त में हर विषय का ज्ञान दिया जा रहा है। शुरुआत कुछ बच्चों से हुई थी, अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कुणाल बंसल, बठिंडा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस दोस्ती की कर लेते हैं जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। ये दोस्ती जो है एक परिंदे और इंसान की है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही हैं। यहां पर देखिए अमेठी में एक सारस पक्षी अपने मददगार दोस्त के साथ सालों से दोस्ती निभाता हुआ चला जा रहा है। दोस्ती की ये अजब गजब दास्तां देखिए। बाइक का पीछा करते इस विशालकाय सारस पक्षी को देखकर आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे होंगे। किसी सारस को इस तरह बाइक का पीछा करते शायद आप पहली बार देख रहे हो। इतनी लो फ्लाइंग जोन में किसी पक्षी को इतनी लंबी दूर तय करते भी शायद आप पहली बार देख रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल ये सारस और इंसान की बेमिसाल दोस्ती की अनूठी दास्तां है। यूपी में अमेठी के मंडका गांव में रहने वाले आरिफ और इस सारस की दोस्ती की मिसाल आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है। सारस पक्षी का 30 साल के आरिफ से इतना गहरा लगाव हो चुका है कि आरिफ कहीं भी जाए सारस उनका साथ नहीं छोड़ता। ये सारस आरिफ को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता। आरिफ बाइक से अकेले जाने की कोशिश करते हैं तो सारस उड़कर उनका पीछा करता है।
बिना थके, बिना रुके। अब आपके मन में सवाल होगा कि आरिफ और सारस की इस बेमिसाल दोस्ती की वजह क्या है। दरअसल अगस्त 2022 में आरिफ को यह सारस पक्षी खेत में जख्मी हालत में मिला था। आरिफ जख्मी सारस को घर ले आए, फिर उसका इलाज करवाया। पूरी तरह ठीक होने के बाद सारस ने आरिफ के एहसान को ताउम्र ना भुलाने की बेजुबान शपथ ले ली और अब वो इसी शपथ को निभा रहा है। ये सारस अब आरिफ के पूरे परिवार से जुड़ चुका है, लेकिन आरिफ के प्रति इसकी संवेदना अद्भुत है। कृतज्ञता का भाव इंसान ही नहीं, हर जीव में होता है। एक बार अगर आप किसी पशु या पक्षी के संकट काल में काम आ गए तो वो एहसान नहीं भूलता। जरूरत पड़ने पर वो आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। ये भाव इंसान में भी होता है, लेकिन पशु पक्षी और इंसान में फर्क ये है कि इंसान को संकट से बचाने के बाद भी कृतज्ञता की गारंटी सुनिश्चित नहीं होती, जबकि पशु पक्षी जब तक जिएंगे एहसान का कोमल एहसास आपको कराते रहेंगे। ये सारस इसी बात की गवाही दे रहा है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी, गुड न्यूज टुडे। पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाली 10 साल की एक बच्ची अपनी अद्भुत हुनर की वजह से आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली आलिया ऋषि नाम की इस बच्ची ने वुमेन एम्पावरमेंट पर एक अद्भुत किताब लिख डाली। दरअसल लिखने पढ़ने का शौक आलिया को अपने परिवार से ही मिला और फिर उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। I'm Alia Rishi. I wrote this book, The Dragon Queen. It has 7 chapters and 109 pages. It focuses on women equality in education. 10 साल की आलिया ऋषि का आत्मविश्वास देखकर आपको हैरानी हो सकती है। जिस उम्र में बच्चे जिंदगी की कड़वी हकीकत से बेखबर बेपरवाह रहकर खेलने कूदने और पसंद की चीजें खाने पीने में मशरूफ रहते हैं, उस उम्र में आलिया ने वुमेन एम्पावरमेंट पर 109 पेज की शानदार किताब लिखी है। 7 चैप्टर वाली आलिया की द ड्रैगन क्वीन तथ्य और कथ्य की कसौटी पर बड़े बड़े राइटर्स से किसी मायने में कमतर नहीं है। अपनी किताब में आलिया ने कल्पना की मौलिक उड़ान के सहारे बच्चियों की शिक्षा दीक्षा की राह में आने वाले सामाजिक और पारंपरिक बंधनों का गजब चित्रण किया है। It speaks about women equality in education, मतलब पुराने टाइम के बैक सेटिंग है और उसमें एक लड़की है जिसको मतलब बहुत गुस्सा है कि लड़की को एजुकेशन नहीं मिल रहा है और पढ़ने अलाउड नहीं है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसने मतलब दुनिया को चेंज किया है। आलिया की किताब की गंभीरता का अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि 10 साल की नादान उम्र में ही आलिया ने नामचीन राइटर्स की सैकड़ों किताबें पढ़ ली हैं और उन्हें आत्मसात भी कर लिया है। हैरी पॉटर आलिया की पसंदीदा किताब है। किताबें पढ़ने की ललक आलिया को अपने पारिवारिक संस्कार में मिली है। खिलौने से खेलने की उम्र में आलिया के दादा दादी उसे किताबें लाकर देते हैं और आलिया नन्ही सी उम्र में ही उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ती है। पढ़ने के साथ लिखने की प्रेरणा तो स्कूल में आयोजित एक कंपटीशन से मिली। मेरे स्कूल ने ईमेल भेजा था, एक कंपटीशन में एंटर किया था और एक ऐप ब्री बुक्स पे लिखा था और मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया और उनके बिना नहीं लिख पाती। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली आलिया को 5-6 साल की उम्र में ही किताबें पढ़ने का शौक हो गया, लेकिन 4th क्लास में जब उसे स्कूल के राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला तो स्कूल वालों के साथ परिवार वालों को आलिया की लेखनी क्षमता के बारे में पता लगा। उसके बाद आलिया को खुद ही किताबें लिखने की प्रेरणा हुई और महज 1.5 से 2 महीने में उसने द ड्रैगन क्वीन किताब की रचना कर डाली। बचपन से ही उसको रीड करने का बहुत शौक है। जब वो 2nd स्टैंडर्ड में थी उस समय वो इनन ब्लाइटन, रोआल्ड डाल ऐसे ऑथर्स की बुक पढ़ती थी। उसे बहुत मज़ा आता था बुक्स पढ़ने में और पढ़ के उसको बहुत आइडियाज़ आए उसके दिमाग में और उसके थ्रू उसने सोचा कि उसने एक टॉपिक चूज किया विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। औरंगाबाद की रहने वाली आलिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनूठी मिसाल है। किताबें पढ़ने के अलावा कुकिंग को भी एंजॉय करती है। टेनिस खेलना आलिया को काफी पसंद है, लेकिन किताब पढ़ने को लेकर उसके भीतर एक जुनून है। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती, गुड न्यूज टुडे।
हैदराबाद में 11 साल की लड़की ने आकर्षण सतीश ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो सबके आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। 6वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की ने यहां के एक पुलिस स्टेशन में लाइब्रेरी खोली है। आकर्षण को किताबें पढ़ने का आज बहुत शौक है। कोविड के दौरान उसने कई तरह की किताबें एकत्रित की और पुलिस स्टेशन के पुलिस कमिश्नर को थाने में एक लाइब्रेरी खोलने के लिए पत्र लिखा, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया और लाइब्रेरी खोल दी। ऐसा पहली बार है कि शहर के इस पुलिस स्टेशन में इन हाउस लाइब्रेरी खोली गई हो। बेटी के इस प्रयास को परिवार से भरपूर समर्थन मिल रहा है। लाइब्रेरी खुल जाने के बाद आकर्षण और उसके पिता सतीश दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। My aim of achieving this library is to make sure that illiterate people who unfortunately don't know how to read, they can inculcate their reading habit. So far I plan to do 5 libraries. My first 2 are done, one at the M&J Cancer Hospital and one at the Sanat Nagar police station. Next, I plan to do my 3rd library at a juvenile home for girls. तेज गति भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत की यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय होती जा रही है। सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के बीच आज क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेसिन लुंग भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। यूपीआई और पे नाउ से जुड़ने से देखिए क्या कुछ होगा, यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। दोनों देशों में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। बेहद आसानी और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी चीजें अब बहुत आसान हो जाएंगी। माइग्रेंट वर्कर्स और छात्रों को इससे जबरदस्त फायदा, जबरदस्त लाभ होगा। माइग्रेंट वर्कर्स अब यूपीआई और पे नाउ के जरिए तेजी के साथ सस्ती दरों पर पैसे भारत भेज सकेंगे। वहीं सिंगापुर में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को उनके अभिभावक यूपीआई के जरिए सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी अब पैसे ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक एनएआई यूपीआई के जरिए भुगतान करने में असमर्थ थे क्योंकि ये सुविधा सिर्फ भारत तक ही सीमित स्मार्टफोन पर उपलब्ध थी, लेकिन अब एनआरआई या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय अपने एनआरआई या एनआरओ अकाउंट को इंटरनेशनल सिम के साथ लिंक करके आसानी से यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। यानी अब पेमेंट करना सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन भारत के बाहर भी जो रहते हैं भारतीय, उनके लिए भी ये ट्रांजैक्शंस आसान हो जाएंगे।